मणिपुर की घटना जो है ये बहुत ही हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही विभत्स है। पहली बात मैं थोड़ा सा फूलन देवी जी के विषय में बात फूलन देवी, हाँ, दोनों में महिला हैं, दोनों ही पीड़ित हैं, दोनों ही बलात्कार से पीड़ित हैं। तो पहले तो मैं फूलन देवी जी को शत शत नमन करती हूँ। फूलन देवी एक हमारी क्रांतिकारी वीरांगना थी और उनको गुजरे हुए भी 25 साल हो गए हैं, ढाई दशक कह सकते हैं। उनको आज भी लोग उसी तरह से याद करते हैं। जैसे मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। फूलन देवी जी को 2.5 दशक हो गए हैं उनके परिनिर्वाण को। 25 जुलाई को उनका परिनिर्वाण दिवस था। तो मैं अपनी बहनों से भी ये कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं से, चाहे वो गांव में है, शहर में है, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, जनरल हैं या आरक्षित हैं या जनरल हैं, जो भी हैं, बहुजन महिला हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी जाति या धर्म की हैं, हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले मैं ये आप लोगों से विनती करूँगी, आग्रह करूँगी कि फूलन देवी का जन्म दिवस मनाने के लिए हम मणिपुर का इस साल हम चाहते हैं कि मणिपुर भी जल रहा है और जो फूलन देवी की ज़िंदगी थी, शुरुआत हुई थी, वो भी ज्वलंत मुद्दों से शुरुआत हुई थी। तो हम उसकी यादगार करने के लिए, स्मरण करने के लिए हर साल हम बहुजन महिला अधिकार दिवस मनाने की पहल कर रहे हैं। और ये पहल जो है हम जंतर मंतर पर 10 अगस्त को फूलन देवी जी का जन्मदिन है, इसलिए हम जंतर मंतर पर मणिपुर के हिसाब से उनको स्मरण करेंगे, क्योंकि वो भी बलात्कार की शिकार हुई थी। और मणिपुर में भी जो नंगा नाच हो रहा है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, हम उनके उपलक्ष्य में, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मणिपुर का एक प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर करने जा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं अपनी महिलाओं से, कहीं पर भी हो देश में, वो अपने अपने हिसाब से हर साल इस चीज़ को करना शुरू करें। बहुजन महिलाएं ख़ास तौर से करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अत्याचार बहुजन महिलाओं पर ही होते हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हम ये काम करना शुरू करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी फूलन देवी के जीवन से भी पहले कि 31/7 सोमवार को 2023 को पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। ये विपक्ष ने रखा है और ये 31 तारीख को होगा। हमें ये देखना है कि जिन लोगों को हम चुन के, हम वोट दे के संविधान के उस स्तर पर पहुंचाते हैं, क्या वो हमारी बेटियों का, महिलाओं का अधिकार को सुरक्षित करने के लिए पक्ष में वोट देंगे या विपक्ष में देंगे, सत्ता पार्टी को चुनेंगे या विपक्ष की पार्टी को चुनेंगे। इससे हमें 2024 का एजेंडा सामने आएगा कि हमारी महिलाएं कितना अपने अधिकारों के लिए सजग हैं। क्या वो उन लोगों के तरफ वोट करेंगी जो उन्हीं की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, बेइज्जती करते हैं, उनको नंगा करके सड़क में घुमाते हैं, भीड़ उन पर हमला करती है, भीड़ उनको तरह तरह से अत्याचार करती है। तो ये मेरा कहना है कि सबसे पहले हम हर साल बहुजन महिला अधिकार दिवस मनाएंगे और हमें ये भी पता चल जाएगा अब कि फूलन देवी के दिवस पे और 2000 जो अविश्वास प्रस्ताव पास हो रहा है, तो उसमें हमारी विपक्ष जीतेगा या फिर आज की मोदी सरकार, जो कि मणिपुर में सब तरह से अत्याचार करा रही है। वहाँ के जो सीएम हैं वो बीजेपी के ही हैं। हाँ, वो बीजेपी के हैं, उन्होंने ही उनको चुना है और वो उन्हीं की पूरी जो सेंटर से, जो केंद्र से अमित शाह और मोदी जी का संदेश जाता है, वो उसी को फॉलो करते हैं। वो
उससे आगे कुछ नहीं करते हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जो यहाँ मुख्य उद्देश्य कहा है, मुख्य बातें कही हैं कि वोटिंग की बात करी है, महिलाओं की जागरूकता की बात करी है, चाहे वो किसी भी समुदाय, जाति, धर्म हाँ, से belong करती हो। अब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम किसी जाति, दुनिया की आधी आबादी की बात, हाँ, किसी जाति और धर्म में कुछ नहीं हम क्योंकि करेंगे। घरों में भी हम परिवारों की बात करें, मनुष्य के जीवन की बात करें, तो वहाँ पे भी विशेष भूमिका नारी शक्ति की है। हाँ जी। और समाज में भी और वोट बैंक में भी जो विशेष भूमिका है वो जी। नारी शक्ति की आपकी बातों से यह स्पष्ट होकर सामने आएगी। जी। अब एक 10 अगस्त को आप जंतर मंतर पर बहन फूलन देवी जी के जन्म दिवस पर, जन्म दिवस है ना? हाँ, जन्म जी, दिवस। जन्म दिवस पर उन्हें याद कर रहे हैं, याद करते हुए, और मणिपुर मुद्दों पर जो महिलाओं पर जुल्म अत्याचार सरेआम सार्वजनिक रूप से हुआ है। अब तो हम मणिपुर का तो है ही है हमारे सामने तो जो अलग अलग राज्यों में भी महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, उनका सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे, तो हम सभी की बात करेंगे। जी, आप पूरे समूचे महिला समुदाय पे होने वाले जुल्मों के हाँ जी। खिलाफ 10 अगस्त 2023 जंतर मंतर दिल्ली पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करना चाह हाँ रहे हैं और अपनी महिलाओं को ये मार्गदर्शन देने जा रहे हैं कि आप एक वोट बैंक के बहुत बड़ा हिस्सा हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उचित दिशा में वोट बैंक दें, वोट दें, वोट बैंक साबित हों। अपनी सरकार चुनने के लिए हमारा अधिकार है कि हम अपना वोट उस इंसान को दें जो हमारे अधिकारों की रक्षा करे। जी। अब फूलन देवी का ये है कि फूलन देवी वो महिला थी जिसने उस अपने जीवन काल में, जबकि वो 12-13 साल की थी, उस टाइम ठाकुरों की जो उनकी बादशाही थी उसको ललकारा था। ये पहली महिला थी जिसने कि इस तरह से बदला लिया कि आज तक भी कोई औरत उस चीज़ का बदला नहीं ले सकती। सब जानते हैं कि 10 अगस्त को फूलन देवी जी का जन्म है और 25 जुलाई को उनकी शहादत हुई थी। क्या भारत सरकार ने फूलन देवी के हत्यारों को या हत्यारे को सजा दे दी? नहीं, इसके लिए इसमें कास्टिज्म आ गया है, क्योंकि सरकार कास्टिज्म का पक्षपात कर रही है। क्योंकि शेर सिंह राणा वो आदमी है जो जेल से भागा था और वो अपने आप को कह रहा है कि मैं उसकी मूर्ति लेके आ गया हूँ पृथ्वीराज सिंह चौहान की। क्या उसका मर्डर का पाप धुल गया समाज के लिए या सरकार के लिए? अब वो आराम से रह रहा है। जी। क्या किसी औरत को या कोई भी मर्डर करके इस तरह का कोई भी अस्थि उठा के ले आएगा, कलश ले आएगा, तो क्या हमारे समाज की कानून व्यवस्था उसको माफ़ कर देगी? शेर सिंह राणा को ही क्यों माफ़ किया गया? क्योंकि इसमें कास्टिज्म है। मैं एक बात यहीं पर इसी गंभीर मुद्दों पर कहना चाहूँगा जो आप कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा उसी मुद्दे पे लेके आ रहा हूँ कि यदि एक मान लीजिए हमारे समाज के SC/ST समुदाय के या मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने इस तरह के हत्या प्रकरण को अंजाम दे दिया होता, उनकी वीरांगना होती और हमारे व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी होती, जैसे सेम प्रोसीजर फूलन देवी जी के साथ में हुआ है, बहन जी के साथ में हुआ है, इस तरीके से यदि हमने कर दिया होता तो हमें तो जिंदगी भर पता नहीं क्या क्या हमारे साथ नहीं, उसको सीधा फांसी लगाते ही है। शेर सिंह राणा जेल से भागकर भी सम्मानित हो रहा है। आप उनका बिहार का देखिएगा, जो बिहार में 52 लोग मारे गए थे, जो एक बार 25 लोग मारे गए थे, 52 लोग शेड्यूल कास्ट मारे गए थे और 25 लोग 97 में 98 में बिहार में जो है रणवीर सेना ने मारे थे। उनको ना बिहार में कोई गवाह मिला, उनकी सज़ा बरकरार रही, फांसी की सज़ा, लोअर कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी उनको फांसी की सज़ा चली और इतने लंबे तक चलाई इन्होंने
दया याचिका भी डाली उन लोगों ने, लेकिन किसी ने उनको दया याचिका नहीं दी उस हिसाब से। लेकिन मानवाधिकार आयोग ने, उन्होंने कहा कि इतना टाइम हो गया है, और जबकि राजनाथ सिंह उस टाइम गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि इतना टाइम हो गया है, जो उनका प्रोसीजर था फांसी देने का वो टाइम निकल चुका है, कानून के हिसाब से कुछ होगा उसमें। फिर प्रणब मुखर्जी ने वो याचिका को सुना और उनको आजीवन कैद है, वो आज भी कैद में है, फांसी नहीं हुई लेकिन वो कैद में हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे लोगों को कैसे फांसी के लिए सीधा लटका दिया जाता है, और जो दूसरे होते हैं उनको कैसे पक्षपातपूर्ण बचा लिया जाता है। कुल मिलाकर के जाति वाली बात सामने आ जाती है कि जाति धर्म संबंधित, जाति धर्म देख के सजा और तय हो रही है, वो मनुस्मृति का सीधा सीधा पालन कर रहे हैं। हाँ हाँ जी। तो मनुस्मृति के अनुसार तो नारी का भी तिरस्कार लिखा हुआ उसमें, बहुजन नारी का वो तो हो ही रहा टाइम है, अब लेकिन जनरल वाली का भी हो ही रहा है। वो अब टाइम आने वाला है। अभी जी, बिल्कुल। शेड्यूल कास्ट SC ST पे है, ST पे तो हो ही रहा है, ST का मणिपुर में हो ही चुका है, औरतों पे अत्याचार। अब इनके बाद जनरल पे भी आएगा। औरतें तो औरतें हैं, उनके लिए कोई चीज़ है नहीं है। और देखा जाए तो ये कहना कि औरतों लड़कियों को जन्म होते ही मार दिया जाता था, इन्होंने कहना शुरू किया कि भाई मुगलों के डर से मार दिया, क्योंकि वो उनका जब राजा हार जाता था तो उनको अपने कब्जे में कर लेते थे और वो गलत काम करते थे। मुझे नहीं लगता कोई मुगल शासक ऐसा करता होगा। आज जो इन्होंने शुरू कर रखा है, मुगल शासक नहीं, हमारे हिंदू जो शासक हैं, जो पितृसत्ता है, आदमी लोग हैं, वो आज कहाँ है मुगल और कहाँ मुसलमान, कोई कर रहा है क्या? लेकिन ये खुद कर रहे हैं। तो मुसलमान मैंने हिंदुत्व से डरते हुए देखे और RSS BJP के अधीन देखे। नहीं तो आज तो सारे हिंदू ही कर रहे हैं ना। आज लीडर को देख लो, लीडरों की फाइल देख लो, हर चौथा आदमी बलात्कारी है संसद में बैठा हुआ, सबकी फाइल पड़ी हुई है वहाँ पे, उन्होंने कह रखा है कि हमारे ये केस चल रहे हैं। जजमेंट पास करी कि कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा, सुप्रीम कोर्ट की हाल ही की जजमेंट है। क्या उस पर गौर फरमाया जाएगा, उसका पालन किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहेगा, लेकिन कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि बिना अपराधी को ये जीत जाए, क्योंकि गुंडागर्दी इनकी वहीं पर है। अगर कोई आप हालिया बयान देख लीजिए, आप ब्रिजभूषण जो है, खिलाड़ियों का इतना अत्याचार किया है, सब कुछ उस पर यौन शोषण चल रहा है, लेकिन उसको कैसा जज है वो, जिसने कि 25,000 में उसको बेल भी दे दी, कितनी मुश्किल से उसको गिरफ्तार करा था, अगले दिन वो छूट भी गया, तो वो क्या जज है? कुछ भी तो जज नहीं है, उनको कहाँ अन्याय है? जिन लड़कियों की कैरियर ख़राब हो रहा है, बदनामी हो रही है, 3 महीने तक वो 105 दिन तक जंतर मंतर पर बैठी रही हैं, और दुनिया ने उनको जैसे घसीट घसीट के उनको मारा है। जंतर मंतर पे जब वो जा रही थी पार्लियामेंट, जब वो इनॉग्रेशन कर रहे थे प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया ने देखा कि उन्हें पुलिस वालों ने किस तरह से घसीट घसीट के मारा है। क्या यही न्याय है हमारी औरतों का? सबसे ज़्यादा बलात्कार और जो अन्याय का काम है वो हमारे जज भी कर रहे हैं, क्योंकि वो फैसला ठीक नहीं दे रहे हैं। जी जी, मतलब कानून में भी जाति धर्म देख के ही इंसाफ मिल रहा है कुल मिलाकर। बार बार राजनीतिक पक्ष से भी, सत्ता पक्ष से भी, दुनियादारी में भी, सामाजिक पक्ष में भी और अदालतों में भी, हाँ जी, जाति धर्म देखकर ही फैसले हो रहे हैं। जी, अगर जाति ऊंची है तो इंसाफ मिलेगा, और जाति अगर मनुस्मृति के अनुसार शूद्र है तो इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इंसाफ तो दूर दूर तक नहीं मिलेगा। जी। जैसे वीरांगना फूलन देवी जी के जन्म दिवस पर आप जंतर मंतर पे एक बड़ा मतलब जो है संदेश देने जा रहे हैं बहुजन नारियों को या नारी समाज को, इसका क्या असर रहेगा जनरल कैटेगरी की महिलाओं को? क्योंकि आप प्रोफेसर माता दीन जी की मिसेज हैं, उनके जीवन संगिनी रही हैं, और आपके पास कानून का बहुत अच्छा खासा ज्ञान है, तो इस विषय में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। देखिए, असर हमें तो अपना कर्तव्य निभाना है। हम लोगों को जागरूक करें, महिलाओं को जागरूक करें,
नहीं, आप सबको अगर लेके चल रहे हैं ना। हाँ, हम सबको ना लेके सिर्फ चल रहे बहुजन हैं। नारी को, बल्कि जनरल कैटेगरी की महिलाओं को भी आप अपनों में मान के चल रहे हैं, जबकि जनरल कैटेगरी वाली महिलाएं तो और भी ज्यादा जुर्म और अत्याचार हमारे समाज के लोगों करती हैं, करती हैं अननेसेसरी। लेकिन फिर भी हम सबको साथ ही लेके चलेंगे। अब उनके ऊपर कितना असर होगा नहीं पता, जी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में हमारी स्मृति ईरानी बैठी हैं, क्या वो कभी जागी हैं क्या? नहीं, उनका तो बड़े तेवर रहते हैं, बहुत हैं, ही तो वो तो तेवर। पार्लियामेंट में जिस तरह से वो दूसरे के स्टेट को गिनाते हैं ये लोग, कब अगर ये अभी जो ये 2022 का ही है, जी। 2023 में ही है शायद, वो पार्लियामेंट में पिछले साल एक वो आंकड़े दिए थे, जो मिनिस्टर हैं उन्होंने दिए थे कि सबसे ज़्यादा रेप जो हो रहे हैं और मारकर जो हत्या हो रही है, रेप करके हत्या हो रही है, उसमें सबसे आगे यूपी है, उसके बाद असम है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान आता है। साउथ में भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, सब जगह हो रहा बहुत ज़्यादा जातिवाद है। है, सब जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है, जातिवाद सब जगह है। रेप, गरीबों को मार के इनको कोई पता ही नहीं चलता कि किसको मार रहे हैं, किसको उठाया जा रहा है। अब तो राजधानी भी पीछे नहीं है, राजधानी में भी हाँ, राजधानी में भी काफ़ी SC OBC पर, SC ST पे बहुत ज़्यादा है। माइनॉरिटीज पर भी, क्योंकि एक सिविल डिफेंस की बच्ची अभी 2 साल पहले संगम बिहार की तरफ का एक केस आया था, काफ़ी सुर्खियों में रहा था, सारी मीडिया ने उसको कवरेज किया था। हाँ, काफ़ी था वो। तो ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई नारी समुदाय पर होने वाले जुल्म के बदले में आप एक जागरूकता अभियान लेकर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। जी। बहुत ही अच्छा संदेश दर्शकों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मौके पर पहुँचेंगे और समर्थन करेंगे और अपने वोट की महिमा को समझेंगे, मताधिकार को समझेंगे, और नारी समुदाय के लिए, मातृशक्ति के लिए स्पेशल खास तौर से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। माता जी कमलेश मधोलिया जी द्वारा, जो कि प्रोफेसर माता जी की जीवन से लिखे हैं, जिन्होंने लॉ फैकल्टी में और काम किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका बहुत सहयोग है। जी, वीरांगना फूलन देवी जी पर चर्चा करनी चाहेंगे, उनके विषय में कुछ जानकारी देना चाहेंगी हैं माता जी? फूलन देवी का जीवन दुख भरा था शुरू से ही। उसके जीवन में सब कुछ जानते हैं लोग कि भाई जब वो छोटी थी तो उन्हें पता चला कि उसके चाचा ने उसकी 30 बीघा ज़मीन हड़प ली है। जी। वो बार बार विद्रोह करती थी, घर में लड़ाई करती थी, इसलिए उसके चाचा ने उसको पुलिस में पकड़वा दिया, चोरी का इल्ज़ाम लगा के, झूठा। जी। बाहर आई वो कुछ दिनों के बाद, तो उसके फादर ने अपना कर्तव्य निभाया कि शादी कर दी। जी। माता जी एक बात, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें कुछ उन्होंने गलत किया, लेकिन एक पितृसत्ता की तरफ से हम देखें तो बाप ने अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर दी। मैं तो इसको अपराध में काउंट करता हूँ कि ये थोड़ा सा फूलन देवी बहन के साथ में जुल्मी था। हाँ, क्योंकि वो बच्ची थी, निर्दोष थी, मासूम थी। हाँ, वो थोड़ी सी एग्रेसिव थी। जी। तो वो तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, तो पितृसत्तात्मक पुरुषों ने जो उस पर शुरू से अत्याचार हुए, उसके चाचा ने उसको बंद करवा दिया। उसके पिता ने जल्दबाजी में उससे 30 साल बड़े युवक से शादी कर दी। वो जब 10 साल की थी, 11 साल की, जब वो 11 साल की थी शादी हो गई। 30 साल बड़े युवक ने उसे देखा जाए तो बलात्कार किया, उसको मारा पीटा, उसको हर तरह से दुखी करा। मात्र 12 साल की बच्ची थी। 12 साल की समझ लीजिए। जब 1-2 साल वहाँ पे रही है, 2 साल के बाद वो वापस आ गई है अपने घर, क्योंकि वो उसको इतना मारता पीटता था। जी। मैं अब तीसरा मैं जो पुलिस है हमारी, वो भी अत्याचार कर रही थी।
जो ठाकुर थे उन्होंने भी उस पर अत्याचार करा। दृष्टि गाड़ के पहले से बैठ गए थे उसको। दृष्टि गाड़ के बैठ गए थे। पहले डाकू जो थे वो उसे उठा के ले गए। डाकू ने उनको 4 महीने अपने पास रखा, सब कुछ उससे करवाया, जो गलत काम करने थे वो भी सब किए। लेकिन पुरुषों ने उसको कहीं से उसको ये नहीं मिला कि कहीं से उसको ये इज्जत दी जाए, उसको प्यार दिया जाए। उसको हर तरह से टॉर्चर किया गया, ना पिता से, ना चाचा से, ना पुलिस से, ना पति से और ना ही समाज से। मतलब कहीं से भी पुरुष की दया दृष्टि, पितृसत्ता वाली जो दया दृष्टि होती है बच्ची के प्रति, जी, वो उसको नहीं मिली। या पितृपक्ष से जो प्यार बच्चे को हाँ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ये उस टाइम में संडे मैगजीन के एक पत्रकार होते थे, संतोष भारती जी। उनकी जब स्टोरी को कवर करने गए थे ये, तो उन्होंने 9 दिन जंगलों में खाक छानी समझ लीजिए, क्योंकि वो जल्दी से मिलती नहीं थी। 9 दिन तक चंबल घाटी में वो रहे, तब जाके उन्हें वो फूलन देवी मिली और उनसे बातचीत हुई। तब उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया और उन्होंने यही बताया कि इस लड़की पे, इस बच्ची पे जितना जुल्म समाज ने दिया है, उसके घर में या उसके और लोगों ने दिया है, पति ने या पिता ने, वो बहुत ही मतलब घबराहट वाला था कि इतनी बच्ची इतने जुल्म कैसे सहन कर रही है। दूसरी ये थी कि जब उन्होंने काफ़ी वो एक तरह से देखा जाए तो जो समाज के लिए थी, वो डाकू थी, वो कठोर दिल भी था उनका। उसने ठाकुर जो डाकुओं से अपना जो है समझौता कर लिया था, इसलिए उसने एक गैंग भी बना लिया था अपना, विक्रम मल्लाह करके अपने एक ठाकुर थे। मतलब शुरू से ही वो थोड़ा सा ये रही कि हारने वाली स्थिति में नहीं रही, हारने वाली नहीं होकर भी हाँ जी, वो मुकाबला करती संघर्ष करती रही। तो उसने क्या करा है, एक दिन वो गई अपने गांव जहां उसकी ससुराल थी, जो पति उसको मारता पीटता था, उसको बीच चौराहे पे लाई और सब लोगों के सामने उसको मारा। उसकी वाइफ जो दूसरी थी, उसके पति ने जो शादी कर ली थी, उसकी वाइफ को भी मारा पीटा। और ये ऐलान करके आई, ये हिम्मत देखिएगा उसी औरत की जिसको कि वो अत्याचार सहन कर रही थी, वो ऐलान करके आई कि अब से इस गांव में कोई भी छोटी बच्ची से शादी करेगा तो उसको इल्ज़ाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, उसके सब अत्याचार करते थे। तो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने अपने टाइम में उन्होंने स्टेप लिया, लेकिन बहुत जुल्म सहने के बाद। हाँ जी, कि वो टाइम तो क्या, आज भी शायद 18 साल की होते होते शहरों में भी बच्चियों की शादी तो आज भी कर दी जाती है, आज भी कर दी जाती है। हाँ, गाँव में तो 16-17 साल की उम्र में कर दी जाती है। मैं तो समझता हूँ बहुत कम उम्र है। हाँ जी, बाद में उसको डर था लोगों को, तो उन्होंने 22 ठाकुरों को भी मारा लाइन में खड़ा करके। और वो जगमनपुर में पुलिस को बता के गई है कि मैं इसको मार्केट को लूटूंगी। मार्केट को लूटा, लेकिन वो जो लूटा हुआ सामान था अपने साथ नहीं लेके गई, वो गरीब गांव के जो लोग थे उनमें बांट के गई। तो इसलिए उसको मानते भी थे लोग, ऐसा नहीं है सिर्फ उससे डरते ही थे, उससे मानते भी थे। दस्यु सुंदरी के रूप में उन्हें जाना जाता था, एक समय ऐसा आ गया था। हमने तो खैर थ्योरी सुनी है और फिल्मों के माध्यम से कुछ गलत धारणाएं और गलत प्रचार प्रसार भी किया गया है बहन फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी के विषय में। नहीं, हाँ, जो अब देखो पिक्चर जिसको बनानी है वो तो पिक्चर बनाएगा, कुछ ना कुछ मसाला डालेगा, लेकिन असलियत उनकी अलग थी। और ये जो है वाली बात आती है, ये भी सुनने में आया कि बहन फूलन देवी ने तो इनकार किया है कि उन्होंने 22 ठाकुरों को नहीं मारा है। नहीं, मारा तो उन्होंने ही है जी, मारा उन्होंने ही है, क्योंकि वो अपना बदला, जो कि 7 दिन तक 28 लोगों ने उसका बलात्कार किया। 7 दिन नहीं, 3 हफ्ते तक उसको बंद रखा कमरे में और 28 लोगों ने बलात्कार किया, उसको नंगा करके घुमाया, जो कि आज मणिपुर के लिए लोग शोर मचा रहे हैं। ये उस ज़माने में भी हुआ था, फूलन देवी के साथ हुआ था। उसको निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया था। तो उसने अपना बदला, अपने अपराध के जो अत्याचार किया था ठाकुरों से, उसने कोई समझौता नहीं किया, उसने लाइन में खड़ा करके सबके सामने मारा था।
दूसरा ये था कि उसको जब वो जेल में थी, पहली तो बात है कि उसको पकड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने कहा था कि दोनों पुलिस जब तंग आ गई थी कि उसको सरेंडर करवाओ, और सरेंडर करने के लिए वो तैयार हो गई थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि कब तक जंगलों में भटकेगी। उसकी जितनी उम्र थी उसने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, तो उसको भी वो समझ आ रहा था, इसलिए उसने अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर किया। दूसरा, उसको 11 साल की जेल हुई। अब आप देख सकते हैं कि वो जेल ग्वालियर में रही, उसका ना कोई कभी वकील रहा, ना वो जज के सामने पेश हुई, कोई मुकदमा नहीं चला। ऐसा कोई आज तक केस आया है सामने किसी के कि किसी का वकील ना हो और किसी का जज के सामने पेश ही ना किया जाए। उन्होंने कंप्रोमाइज किया था, सॉरी समर्पण कर किया था, समर्पण किया था, लेकिन केस गिरफ्तार भी नहीं होती थी। हाँ नहीं होती, उसकी अपनी इच्छा थी, नहीं होती वो, लेकिन वो हुई, वो कानून का पालन कर रही थी। कुल मिलाकर के अगर हम अपने दृष्टिकोण से देखें, मनुस्मृति के तौर तरीकों को देखते हुए और पूरे हालात को देखते हैं, तो मेरे को लगता है बहुत नाइंसाफी हुई थी उनके साथ। हाँ जी, एक जब ये 2000 उसमें थी, नहीं 1992 की बात है, इनसे एक मिनट, सेल्फ डिफेंस नाम की एक चीज है, कानूनी प्रावधान है, आईपीसी एक्ट भी है। हाँ जी, जब कोई व्यक्ति कहीं घिर जाता है और कोई हमलावर उस पर हमला करता है, सेल्फ डिफेंस में वो उसका कानूनी प्रावधान है कि मर्डर भी कर सकता है, आत्मसुरक्षा के लिए। तो फूलन देवी के लिए उस कानून का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि उनको ही आपने बताया अभी कि जेल में रखा गया काफी लंबे समय तक, और 11 साल तक रखा था जी। तो इतने लंबे समय तक उन पे इतने जुल्म हुए, बचपन से लेकर बड़े होने तक, और वो मर भी गई लास्ट में, और हत्यारों ने मतलब शमशेर सिंह राणा ने गोली मार दी उनको जी, लेकिन उसको कोई सजा नहीं हुई। एक इंग्लैंड में एक किताब छपी थी, उसमें इसका संदर्भ था फूलन देवी का जी, उसमें उसका संदर्भ था, वो किताब थी लुक आउट करके, जी, आउट लॉ नाम से किताब थी ये। इसके जो राइटर थे वो थे रॉय मार्क्सहैम जी। इन्होंने इसके बारे में, फूलन देवी के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने जेल से पत्राचार उसके साथ किया फूलन देवी से, जो कि ये ज़्यादातर पता नहीं है लोगों को। कम्युनिकेशन किया कि भाई लेटर के थ्रू उनसे बात। हाँ, तो फूलन देवी ने भी चाहे किसी से भी लिखवाया हो लेटर, उसने भी आदान प्रदान किए। फिर वो मार्क्सहैम जो है इंडिया में आए और वो मिले उनसे।